अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में इंतखाबी माहौल इस वक्त अपने अरूज पर है। सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए हैं। सफबंदी का आगाज हो चुका है। वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे भी किए जा रहे हैं। सियासी जमातों के कायदीन जहां दावे कर रहे हैं वहां शिकवे भी किए जा रहे हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क के साथ खेले जाने वाले खेल को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पिछले कमरे में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और बताया जाता है ये आपका वजीर आजम है। पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है कि अवाम मुझे एक बार मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। इस वक्त सियासी तौर पर सबसे ज्यादा जो फाल जमात है वो मुस्लिम लीग नून है, जो ना सिर्फ तेजी के साथ अपने अलायंसेस बना रही है और इत्तेहादी सियासत के रास्ते पर गामजन है। सिंध में उन्होंने एमकेएम और जीडीए, जबकि बलूचिस्तान से बाप पार्टी से लोगों को मिला लिया और फिर 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने का एक भरपूर इंतखाबी अलायंस के साथ लड़ने का इरादा रखती है। गुज़िश्ता रोज भी साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत बलूचिस्तान के कई इलेक्टेबल्स नून लीग के अंदर शामिल हो गए, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से रहा है। मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब से भी खबरें हैं कि सियासतदानों को पार्टी में वापस लाने के लिए सरगर्म है। आज नवाज शरीफ ने भी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से खिताब किया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा कि काफली के साथ पंजाब में एडजस्टमेंट हो सकती है। अब ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, ये सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? और खास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए सवाल आम है कि पीपल्स पार्टी अब आगे का रास्ता क्या देख रही है? क्या पीपल्स पार्टी भी किसी अलायंस की ख्वाहिशमंद है? और नून लीग, जिस पर पीपल्स पार्टी तनकीद भी कर रही है, वो अब जो सफबंदी कर रही है, इस पर उनका रद्द अमल क्या है? पीपल्स पार्टी के सीनियर नवीद कमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो सफबंदी हम देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून बहुत ही एक्टिव नजर आ रही है सिंध में, जहां पर वो एमकेएम से जा मिले, और बलूचिस्तान में जहां पर इलेक्टेबल्स कई मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, तो पीपल्स पार्टी से पहले भी ये कहती रही है। तो इस पर पीपल्स पार्टी के क्या तहफ्फुज़ात इन्हें कहने या खदशात जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जाहिर है कि इलेक्शन का मौसम है, तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी तो करती है, और अगर मुस्लिम लीग भी ये करे तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सिंध में जो उन्होंने एमकेएम के साथ अलायंस किया है, और शायद कोशिश हो रही है कि और लोग इनके साथ ज्वाइन कराए जाएं, तो वो कोई नई या अजूबे की बात नहीं है, क्योंकि इसी किस्म की जो अलायंसेस तकरीबन हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के सामने होते हैं। इट्स ऑलवेज पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज। तो या बिस्मिल्लाह आ जाएंगे, जो रिजल्ट्स पहले आते रहे हैं उसी से लगभग ही रिजल्ट्स आएंगे, शायद कुछ बेहतरी आ जाए इस दफा। सो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे वो खुद करें कोई और करा के दे, मेक्स नो डिफरेंस। बलूचिस्तान में जो है, बदकिस्मती से बलूचिस्तान की जो सियासी तारीख है इन मोर रिसेंट टाइम्स, वो इतनी कोई शाइनिंग एग्जाम्पल नहीं है डेमोक्रेसी की। लोगों को लाया जाता है, उनको एक तरफ भेजा जाता है, फिर उनको दूसरी तरफ भेजा जाता है। ओवरनाइट जो है, वो जो दोस्त हैं वो दुश्मन दोस्त, ये सब चीजें होती हैं, उतने ब्लेटेंटली होती हैं, जहाँ वहाँ की जो पब्लिक एट लार्ज है। वैसे ही आपको पता है कि बलूचिस्तान एक बहुत मुश्किल सूबा है उस लिहाज से कि उन्होंने हिस्टोरिकली कहा है कि उनको वो राइट्स नहीं मिले जो कि ड्यू थे, लेकिन इस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल मनूवर्स हों जिसमें क्लियरली ये लगे कि कोई और जो है ये सारा काम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक बलोच अवाम इस चीज को कोई पॉजिटिवली लेंगे, और उसको क्या हम ये सोचेंगे कि आगे जाके पाकिस्तान इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वही लोग पहले भी मुस्लिम के साथ रह चुके हैं, और उनको भी ये देख के कि जी वो हमारी जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा नहीं कर सके,
तो छोड़ गए थे, फिर उन्होंने और रूट्स लिए और आज फिर हम देख रहे हैं कि उनको उनके साथ बिठाया जा रहा है। तो अब सिर्फ हम ये ना सोचे ना कि कल के इलेक्शन में क्या करना है और कैसे मैनेज करना है, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि नवीद ये जो अलायंसेस की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान में खास तौर पर ये अलायंसेस वैसे ही बन रहे हैं जैसा कि आज से पहले इलेक्शनों में बनते रहे हैं, उसी तरह से बनाए जा रहे हैं। क्या आपको वाजे नहीं है कि इसी तरह से एन मास जब लोग एक तरफ जाते हैं, सारे पीटीआई के जो है एलाइज थे या उनके साथ बैठे थे, एन मास फिर पीएमएलएन के साथ ये लाडला पॉलिटिक्स जो है वो पहले भी हुई है, उसके नतीजे भी हम देख चुके हैं, अब दोबारा से हो रही है। लोगों को भेड़ बकरियां ना समझा जाए ना, लोगों को वो बात हो। ये स्लोगन देखे तो सही किसका था, वोट को इज्जत दो। अब हम खुद उससे इतना हट गए हैं कि हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम जो भी चीज है वो कॉबल टुगेदर करेंगे। अब उसमें ये कह देना कि जी आपको ये पसंद नहीं है कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद है। अगर लोग नेचुरली आपके साथ आए तो अच्छी बात है। आप अलायंसेस बनाएं, प्री इलेक्शन बनाएं, पोस्ट इलेक्शन बनाएं, ये तो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। लेकिन लोगों को भी ये समझे कि वो जो है वो किसी एस्पिरेशन के साथ आ रहे हैं, किसी लोगों की तवक्कुआत के साथ आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त लेकिन देखिए नवीद कमर साहब, सबसे तो इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि स्टेबलाइजेशन, जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा ये इलेक्शन या नहीं। तो ये जो माहौल है इसमें आपको लगता है कि एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा जो कि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, और दूसरा फिर ये कि चीजें इस्तेहकाम की तरफ जाएंगी इलेक्शन के बाद? हमारी तो जो कोशिश है, हालांकि हमारे दोस्त है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी रहे हैं कि हम बर्बाद इस इशू को जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उठा रहे हैं, वो ये है कि भाई कोर्स करेक्शन अभी से हो जाए। अगर अभी से नहीं होगा और जैसे जैसे हम टाइम के साथ देखेंगे और ज्यादा मैनिपुलेशन नजर आएगी, तो ये इलेक्शन जो है वो तो किसी सूरत में भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। उसके बाद जाहिर है कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी इसी तरह की होगी। तो मेरा ख्याल है कि कभी तो छोड़ दें कि लोग खुद ही फैसला कर दें कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना। और ये पार्टी खुद भी जो है, अच्छा, मुस्लिम लीग अच्छी खासी बड़ी पार्टी है, इक़्तिदार में रह चुकी है, कई दफा रह चुकी है। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर 3 दफा रह चुके हैं, अब 4थी दफा के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो हो या कोई और विद इन द पार्टी हो। लेकिन आखिर में तो लेजिटिमेसी अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप स्टेबल गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? अगर कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन होता रहे कि जी ये तो फिर वो एक और सिलेक्टेड आ गया, एक सिलेक्टेड खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, तो देन लेकिन आपके ख्याल में ये सियासी जमातें क्यों करती हैं, बार बार इसी तरह की सियासत को तरजीह क्यों देती हैं? मोर स्पेसिफिकली नून लीग है, वह आपके साथ उन्होंने अभी हुकूमत में आप इकट्ठे थे, इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आप लोगों का इत्तेफाक था असूलों पे। तो ये हमारी सियासी जमातें इस तरह की सियासत को तरजीह आपके ख्याल में क्यों दे रही हैं, क्यों देती हैं बार बार? लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो खैर ये जरूर है कि मियां नवाज शरीफ साहब इन पर्टिकुलर, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी भी जो है इस सारी चीज का शिकार भी रहे। उनके साथ जो कन्विक्शन उनका हुआ थ्रू द कोर्ट्स ही हुआ, लेकिन एक ज्यादती की हद तक उसमें आंसर था। भाई आप ये पनामा करते करते आप अकामा में चले गए और फिर आपने डिस्क्वालीफाई शख्स को कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स का भी कोई इतना जो है स्टेलर रोल नहीं रहा है पाकिस्तान की तारीख में, कई और एग्जांपल्स भी उसके आते हैं। तो लेकिन उसका जवाब ये नहीं है कि जो आपके खिलाफ किया गया आज आप घूम के फिर वो चीज जो है उसको खुद अडॉप्ट कर लें और दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करें।
जो चीज कल गलत थी वो आज भी गलत है, जो कल सही थी वो आज भी सही है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई कीप पुशिंग। हाँ, पीटीआई को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। आप खान साहब को नहीं मानते क्योंकि उनकी जो है एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि एंटी स्टेट भी कही जा रही हैं, क्रिमिनल भी कही जा रही हैं, तो उसका भी कोर्टों को फैसला कर लेते थे और मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स उसी डायरेक्शन में इसको ले जाएंगी। लेकिन फिर आप सियासत तो जो वो करें कि जहां लेजिटिमेसी हो ना, सिर्फ उनके नंबर्स या इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई स्टिल हैज अ पॉपुलर फॉलोइंग, उसको ब्लंट करने के लिए आप और सहारे इस्तेमाल करें। लेकिन राइट नवीद कमर साहब, ये माहौल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? कुछ जगहों पर कुछ क्वार्टर्स जो हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में डायलॉग को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी या मामलात डायलॉग की तरफ जा सकते हैं? और अगर फिर एक तो वही सवाल है कि क्या ये डायलॉग इलेक्शन से पहले होना चाहिए कि इलेक्शन के लिए माहौल बेहतर किया जा सके, या फिर आप ये कहते हैं कि डायलॉग वाला मामला इलेक्शन के बाद देखा जाना चाहिए? नहीं, ये जरूर है कि अगर ये इस किस्म का माहौल बने तो जाहिर है सियासत के लिए, इलेक्शंस के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो कि कौन किसके साथ बैठेगा ये भी तो कुछ समझ में नहीं आता ना, कि प्रॉब्लम, हु इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हु इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो वही नहीं समझ में आ रहा ना इस वक्त तो क्लियरली। तो और हम वो प्रिटेंस वाली सियासत पे चलते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, सब हम जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, तो फिर तो डायलॉग क्या होगा किसके साथ? तो आपको इलेक्शन के बाद का रास्ता क्या नजर आता है? ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह से महंगाई है, क्या आपके ख्याल में ये एक सियासी जमात के पास इसका हल है, या फिर ये सबको मिलजुल कर ही इलेक्शन के बाद कोई इसका हल निकालना पड़ेगा? देखिए ना, हल तो कोई एक जमात जरूर दे सकती है, इन द सेंस के ये चीजें करनी चाहिए और उस पर हमारी पार्टी भी काम कर रही है। सारी जमातें अगर मिले तो उस चीज में ज्यादा एक तकवीयत मिलती है। तो टू दैट एक्सटेंट तो इट्स ट्रू कि सब अराउंड द टेबल बैठे हैं, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है उस पे ऑन बोर्ड सब आ जाएं, ताकि जो भी पॉलिसी बने उसमें सबका इनपुट भी हो और सबका जो है स्टेक भी आ जाए कि आज ये हुकूमत है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। तो ये एक कंटिन्यूटी, क्योंकि सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म गिमिक्री होती है, लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकते। जाहिर है कि सारे लोग एक ही चीज नहीं कहेंगे। इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हम हैं, हम प्योरली मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेके हम समझ रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। हमारे हिसाब से दैट इज ओनली हाफ द सॉल्यूशन। जब तक हम अपने सप्लाई साइड को ठीक नहीं करेंगे, चीज़ों को जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, एक्सपोर्टेबल सरप्लस करेंगे नहीं, तब तक हम इन सारी चीज़ों से कैसे हम आज कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, सडनली एक साल के बाद अब हम उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो नहीं है ना, ये तो एक लॉन्गर टर्म प्लान के साथ आना पड़ेगा ताकि ये लॉन्जिविटी रहे इस सारी चीज में। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जरूर आती है, लेकिन उसके लिए भी हमें मैनेज करना होगा कि हमारी करेंसी भी ठीक हो और हमारे रिजर्व्स रहें, एक्सपोर्ट्स एंड बाकी जो इनफ्लोज हैं। राइट नवीद कमर साहब, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर बात कर रहे थे इंतखाबी माहौल और ये जो सफ बंदी इस वक्त हो रही है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून जिस तरह से फाल नजर आती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात हो।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। वकील लतीफ खोसा के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब दरखास्त दायर कर दी जिसमें जो साइफर का मुकदमा है उसको खारिज करने की इस्तदा की गई। दूसरी तरफ साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने पीर तक साइफर केस के जेल ट्रायल में हुक्म इम्तना की तौसीह की जो है वो इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और हुक्म इम्तना इस हवाले से जारी कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी और रोजनामा जंग के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने आज साइफर केस में जमानत के लिए उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई ने वकला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त भी दी है और ताकि उनके जो वकला हैं उनको मुलाकात की इजाजत दी जाए। और परवेज इलाही ने भी आज जो है वो इस हवाले से बात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो उनको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, इतने वोट मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जेल में चेयरमैन पीटीआई के साथ वाले सेल में हैं जहां पर IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर भी अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने मुलाकात की भी दरख्वास्त की है चेयरमैन पीटीआई से और किसी और बेंच में उनका केस मुकर्रर करने की इस्तदा की है। ये साइफर केस का मुस्तकबिल क्या है? चेयरमैन पीटीआई और उनके साथ जो पीटीआई के जो अहम रहनुमा है इस वक्त जिनको इन मुकदमात का सामना है, उनकी कानूनी मुश्किलात का अभी स्टेटस क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल काउंसिल इन मामलात को अब जबकि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं किस तरह से देखती है? बैरिस्टर गौहर अली खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो इस साइफर केस का ये जो 4 हफ्तों की डेडलाइन का हम सुन रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा 4 हफ्तों में ये मामला मुकम्मल तौर पर निमट सकता है ट्रायल कोर्ट के अंदर? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये निमट सकता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि अदालत को ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। वो रूटीन में उन केसेस में होता है जब अदालत के सामने ये लाया जाता है कि ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो चुका है, तो इसलिए कोर्ट समटाइम कह देती है। आवाज आ रही है? जी, मेरा ख्याल है मैं शायद आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन आप बात कीजिए। जी जी, ये वैसे उन केसेस में ये इस किस्म की डायरेक्शनें दी जाती हैं जिसके अदालत को ये बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि ट्रायल शुरू हो चुकी थी और वो बहुत अरसा कोई बीच में गुजर गया हो, तो उन केसेस में होता है। इस केस में कोई ऐसी किस्म की ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं थी, नहीं है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन है। वो आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट ये 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो ये मामला जो है वो खत्म कर लेगी? नहीं, देखो पहली बात तो ये है कि इसमें तो प्रोसिक्यूशन की 28 विटनेसेस वो कितने को एग्जामिन करते हैं और कितने को गिव अप करेंगे। तो अभी तो सिर्फ 3 गवाह हुए थे और जिस दिन कोर्ट ने स्टे दे दिया था उस दिन एक ही गवाह की स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। तो आउट ऑफ 28 4 विटनेसेस हो चुके हैं। लेकिन इसमें 2 अक्यूज्ड है, 2 अक्यूज्ड की तरफ से भी क्रॉस एग्जामिनेशन होना है सारे विटनेसेस पे। और जिस वक्त प्रोसिक्यूशन अपना केस क्लोज करे तो फिर डिफेंस का राइट है कि वो अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करे। तो डिफेंस में जब एविडेंस आएगा तो उनकी तरफ से भी गवाह होंगे। तो ये रूटीन में नहीं होता कि आप 28 डेज में या 30 डेज और 4 वीक्स में इसको कंप्लीट करें। ऐसी हिदायत दी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उतनी ही टाइम में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फेयर ट्रायल का मकसद होता है कि अब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपने अदालत ने देनी है अक्यूज्ड को। मैं समझता हूं पहले तो ये ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर दी भी है तो अदालत इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायरेक्शन देगी कि इसका असर नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, मगर इसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो आपका मामला है, बुशरा बीबी ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। तो गौर साहब आपको नहीं लगता ये कंटिन्यूअस टसल जो है वो चल रही है तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, खासतौर पर कानूनी मामलात और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है उनको लेकर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान?
नहीं, बड़े अरसा से अजहर साहब राइट है कि बड़े अरसा से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन देखिए हमारे सारे केस एक जज साहब के सामने लगते हैं। ये बिल्कुल सेकंड टाइम पे एक ऑब्जेक्शन उठाया गया है, लेकिन एक जज को ये कहना कि अगर आप बायस है या आपसे मुझे तवक्को नहीं है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, ये एक आईनी और कानूनी मसला है। और हर जो लिटिगेंट है, ये उसका राइट है कि अगर उसको ऐसे खदशात है कि वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो राइट ये 1960 से सेटल कानून है कि आप जज साहब को कह सकते हैं एक टेम्परेट लैंग्वेज में और उसको मलायन किए बगैर आप कह सकते हैं कि आप मेरे केस ना करें, मेहरबानी करके कोई भी और बेंच सुने। तो ये एक कानूनी तरीक़ेकार है, वो अडॉप्ट किया जाता है, वो कोई भी। और इसमें जज साहब की वो सवाबदीद नहीं होता, बल्कि वो जो लिटिगेंट है उस पे मुनसर होता है कि कौन से ऐसे खदशात है जिसका वो इजहार करना चाहता है। अच्छा तो जज साहब ने उस पर नोटिस इशू किया। मैं समझता हूँ जज साहब आईन और कानून के मुताबिक इस पर मुनासिब हुक्म करेगा। अच्छा अच्छा, मगर इसमें अब मुझे थोड़ा सा हमें ये भी समझाइएगा कि ये जो इतने भी कानूनी मामलात हैं, साइफर केस है जैसे गौर साहब, उसमें ये बहस चल रही है। एक तरफ तासुर ये है कि जैसे अदालतें इन मामलात को सुनना चाहती हैं, इन ट्रायल्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं, और तहरीक इंसाफ इन ट्रायल्स की कंप्लीशन की राह में, या इन ट्रायल्स में जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी उस कार्रवाई को हर तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरा, आप लोगों का आर्गुमेंट इसके अंदर ये है कि कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए जाने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मामलात इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, या यही बहस जो है वो चलती रहेगी कि कानूनी तकाजे पूरे हों या ट्रायल जो है वो जल्द कंक्लूड किया जाए? मैं समझता हूं कि अगर आप ये ट्रायल को उठा लें, इनके विटनेसेस को उठा लें, उन केसेस को उठाएं, और जिस स्पीड के साथ ये केसेस कंप्लीट होते चले, आप चाहे तो शहाना के केस उठा लें, आप चाहें ये साइफर का केस उठा लें, और इसके लिए वेन्यू जो ये जेल में शिफ्ट कर गए, मुझे पाकिस्तान की हाँ। तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि मैं कहूँ किसी की ट्रायल इतनी जल्दी कंप्लीट हो चुका होगा। कभी भी नहीं हुआ था। स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के दौर में भुट्टो साहब का ट्रायल चल रहा था। बड़ा अफसोस की बात है कि भुट्टो साहब का ट्रायल था, लेकिन वो एक ट्रायल ओपन था, फिर भी जेल में नहीं था। यहाँ जब हम जेल में जाते हैं तो न वकील की जरूरत है, न फैमिली मेंबर जा सकते, न पेन और पेपर आप लेके जा सकते। एक दो मरतबा जज साहब ने ऑर्डर किया कि क्लाइंट के साथ आप मुलाकात कर सकते, तो ऐसी सर्कमस्टांसिस में तो ट्रायल कभी नहीं होते। तो इसलिए ये आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करने हैं, और आईनी कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर आप कोई भी ट्रायल करेंगे तो वो गैर आईनी है। और यही वो रीजन है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जज साहिबान ने अपने तरफ से ऑर्डर को स्टे कर दिया। हमें उम्मीद ये जरूर है कि अदालत मंडे वाले दिन अगर फैसला करेगी और इसको ओपन करेगी, तो जो भी ट्रायल, देखिए हमने इवन तो शहाना के केस में भी अच्छा, कहा कि हमें तो हक दिफा का हक दिया जाए। बाकी लोग जो आए थे वो तो अपना ठीक है। सबूत नहीं दे सके, और हमें हक दिफा के हक से महरूम किया जा रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ट्रायल कानूनी तकाजे पूरे करते हुए हम प्रोसीड हो। तो हमने कभी भी इस ट्रायल को डिले नहीं किया, हम सिर्फ कानूनी तकाजे पूरे करते हुए बढ़ना चाहते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें गौर साहब ये फरमाइएगा, ये चौधरी परवेज इलाही का एक बयान हम सुन रहे हैं, ये मीडिया ने मुझे नहीं मालूम इसकी क्या कोई रिपोर्टिंग का इशू है, लेकिन एक बयान जरूर गर्दिश कर रहा है, और वो ये है कि उनसे जो है वो चेयरमैन पीटीआई से आईएमएफ वाले और यूरोपीय यूनियन वाले मिलने आ रहे हैं या आते हैं। वो तो आप उनकी लीगल काउंसिल हैं, आपके इल्म में ये बात है, ये मुलाकातें हो रही हैं? देखिए, मैं अगर खान साहब के एक तर्जुमान या पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से अगर कहूं, तो मेरे इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी बात नहीं, नहीं हमारी डिस्कशन में आए, नहीं कभी जेल में इन लोगों की जाने की जरूरत होती है। अगर कोई जेल में ऐसी मुलाकात होती तो सबसे पहले तो हुकूमत को भी इल्म होता। आए पता नहीं कि किस तनाजुर में कही गई है, शायद एक लाइटर मूड में उन्होंने कहा हो, लेकिन कोई ऐसी मुलाकात मेरे इल्म के मुताबिक कहीं कभी भी नहीं हुई है, अच्छा, न इधर न अटक में, तो न कोई ऐसी मुलाकात जेर आपके तजवीज इल्म है। में ऐसी किसी मुलाकात का जो है वो नॉलेज नहीं है, आपके इल्म में नहीं है ऐसी कोई मुलाकात? नहीं नहीं, कोई ऐसी मुलाकात हुई नहीं है, जो मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब इसमें गौहर साहब ये बताइएगा, ये इलेक्शन किस तरह से जमात जो है वो लड़ेगी? ये बड़ी मुश्किल है, कानूनी मामला तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तूल भी पकड़ते जा रहे हैं। तो इन मामलात में जो इलेक्शन का अगला स्टेज होगा, जहां पर आप लोगों ने कागजात नामजदगी भरने हैं, अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, तो बतौर पार्टी के ये तहरीक इंसाफ किस तरह से इन मामलात में आगे बढ़ सकेगी? क्या इलेक्शन लड़ भी सकेगी या नहीं?
देखिए, आज भी हमारी खान साहब के साथ मुलाकात है और खान साहब ने यही ऐलान किया कि आज से हमारे इलेक्शन हियरिंग है, लेकिन ये हमारे लिए एक कंसर्न बहुत जरूर, आपने सही फरमाया, बहुत कंसर्न की बात है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे वर्कर सपोर्टरों को आने की इजाजत नहीं है, हमें कन्वेंशन की इजाजत नहीं है, हमारे वर्करों के लिए रास्ते बंद किए गए हैं। तो अगर आप इलेक्शन कराएंगे लेकिन एक पार्टी के लिए आप दफा 144 नाफिज करें, पूरे मुल्क में उसको निकलने ना दे, तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? हमारी जब मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन हो, तो 24 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड हमने इलेक्शन कमीशन को दिया था, और इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद थे। हमें ये बावर कराया गया था कि हम आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे और आप फ्री और फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आज तक तो वो नहीं हुआ, लेकिन हमें उम्मीद ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन आगे क्या करती है। इलेक्शन कमीशन ने ये जरूर कहा था कि 30 अक्टूबर नवंबर को हम फाइनल नोटिफिकेशन करेंगे डिलिमिटेशन की, कंस्टिट्यूएंसीज की, और इसके बाद हम मेक श्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हमारी मुलाकात हुई थी 8 नवंबर को, आज तक हमें नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है शायद इलेक्शन कमीशन करे। आज भी हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएगा, और वो पार्टी जिसके पास सपोर्ट है वो पावर में नहीं आएगी। और 20% पावर पॉपुलर पार्टी अगर हुकूमत में आएगी तो वो किस तरीके से इस मुल्क को इस मुश्किलात से निकालेगी? ठीक है, लेकिन क्या ये हो सकता है, देखिए इसमें गौर साहब, क्या इसमें ये हो सकता है, जब दूसरी जमातों से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त दो पीटीआई हैं। एक वो पीटीआई है जो 9 मई के मुकदमात में जो है वो जिनका ताल्लुक है और वो सामना कर रहे हैं। उसके अलावा तो सबको इजाजत है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है जिस तरह से लड़ना चाहता है, कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर। वो क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि इस वक्त पीटीआई के दो हिस्से हैं? नहीं, पीटीआई एक ही पीटीआई है, उसके कोई दो हिस्से नहीं, इसमें कोई गुड और बेड पीटीआई नहीं है। और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से इस वक्त अगर आप समझें, और 60% जो आम सर्वे आ रहा है उसमें पॉपुलरिटी पीटीआई की है। तो इतने करोड़ों के अवाम, पीटीआई कभी दहशतगर्दी को और मजम्मत करती रही, और पीटीआई ने कभी भी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। खान साहब ने हमेशा से अपनी रैलीज कॉल अप की है, जब उनको पता चला मेरी रैली भी तशद्दुद हो सकता है। अपने जो रैलीज है वो कॉल अप की है जब उनको पता चला कि शायद मेरी रैली वाले मुतशद्दिद हो सकते हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व, उनकी मजम्मत की जा चुकी है, और अगर इन्वॉल्व है तो हमारा मुतालिबा यही है कि उसकी आड़ में पार्टी को, लीडरशिप को निशाना न बनाए, उसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करे। जो लोग इन्वॉल्व है उनको सजाएं मिलती है, सजाएं दी जाए, लेकिन वो फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल के सामने हो, ना कि किसी ऐसी फोरम में जिस पे आप नुक्ता उठाए कि ये आईनी और कानूनी नहीं है। उस पे कोई नहीं है। ये एक इशू ये उठा के लेके आ रहे हैं ताकि अवाम का रास्ता रोका जाए। हमारी ये दरख्वास्त जरूर होगी कि इस मरतबा एक बहुत वाइटल इलेक्शन होने जा रहा है, और जब भी हम इलेक्शन में जाते हैं उसमें से तोड़ और जोड़ नहीं होना चाहिए। आवाम के पास पार्टिसिपेट करके वो अपने नुमाइंदगान की, आप अपना राय इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन करें। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसे इलेक्शन हुए तो आप देखेंगे पीटीआई भरपूर हिस्सा लेगी, और बहुत शुक्रिया गौहर अली खान साहब हमारे साथ पहुंचे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और पार्टी की जो इस वक्त कानूनी मुश्किलात है उनके हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंतखाबात आने वाले हैं, सियासी जमातें मंशूर जो है वो कुछ तैयार कर रही हैं, कुछ अपने मंशूर पेश कर चुकी हैं। जब इंतखाबात का मामला आता है तो मंशूर वैसे पूरी इलेक्टोरल एक्सरसाइज में बहुत अहम दस्तावेज की हैसियत रखता है। ये वो दस्तावेज है जिसकी बुनियाद पर वोटर सियासी जमातों से उनके किए गए वादों का हिसाब ले सकते हैं, और ये जो मंशूर है वो सियासी जमातों के लिए भी उनके सामने अपने अहदाफ का तयन करता है। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ कल्चर ये है कि मंशूर को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझा जाता है। प्रोग्राम में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से ये जो इश्यूज हैं हमारे लिए, हमारी सियासी जमातों के लिए, वो क्यों जरूरी नहीं है। इससे पहले वसाइल और बढ़ती हुई आबादी के हवाले से भी हमने बात की। अब इसी तरह का एक और मामला वसाइल की तकसीम से जुड़ा हुआ वो पानी का मामला है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त पानी की किल्लत है। बढ़ती हुई आबादी के बायस जो बड़े शहर हैं वहां पर जेर जमीन पानी एक तो आलूदा हो रहा है, दूसरा इसके अलावा वो कम भी हो रहा है। घरेलू जरूरियात, ज़राअत और इंडस्ट्री के लिए पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है,
और आबादी से ना सिर्फ पानी की कमी हो रही है बल्कि यहाँ पर पूरा वाटर साइकिल जो है वो खराब होता जा रहा है। इस्लामाबाद जैसे शहर जो बड़ा हमारा कैपिटल है, वहां पर भी काफी अरसे से ज़ेरे ज़मीन सतह पानी की मुसलसल नीचे जा रही है। सप्लाई और डिमांड का फर्क बड़ा है। हमारी सियासी जमातों की इन आम तरीन मसाइल के हवाले से तरजीहात क्या हैं? क्यों जो है वो नहीं है? अगर ये हमारी सियासी जमातें अपने मंशूर में इन चीजों पर अमल दरामद नहीं करती हैं, इसको अपनी तरजीह में शामिल नहीं रखती, इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज इस हवाले से हम जानेंगे। और नाज बलोच साहबा मेरे इस वक्त मौजूद है। नाज बलोच साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज बलोच साहबा, पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है ये खास तौर पर बढ़ती हुई आबादी, वसाइल की तकसीम और ये जो हमारा पानी का इशू है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की अप्रोच क्या है? क्या पीपल्स पार्टी के पास इन मसाइल का हल है अपने मंशूर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, ये आपने बड़ी बड़ी अहम बात की है। स्पेशली जब पानी की हम बात करते हैं तो ये बुनियादी जरूरत है पीने का साफ पानी। और आपने देखा होगा कि बहुत कलील अरसे में, 16 माह के कम अरसे में जिस कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौसमियाती तब्दीली की वजारत में मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर इफेक्टिवली रोल प्ले किया और बहुत तेजी से बहुत सारे अहम मामलात के ऊपर काम भी किया, लेजिस्लेशन भी की, कानून साजी भी की और उसमें पेशरफ्त करने की इसीलिए कोशिश की क्योंकि ये एक बहुत अहम मामला है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बहुत शदीद मुतासर है। यही वजह है कि आपने देखा कि गुज़िश्ता जो साल सैलाब में सूरत हाल रही और जो पूरा सिंध और बलूचिस्तान के अंदर स्पेशली जो तबाहकारियां हुई हैं और पंजाब के कई इलाकों में जो है सिलसिला रहा सैलाब का, तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चरल जो हमारी ग्रोथ है वो मुतासर हुई है। यहाँ तक कि आपको पता है कि खैरपुर जो है, जहाँ के हमारे खजूर पूरी दुनिया भर में जाते हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, लोगों की रोजगार उससे चलता है, वो इतना मुतासर हुआ। जबकि ये एक ऐसा जो है, मैं समझती हूँ कि ये वो उसकी फसल होती है जो कि देरपा होती है, लेकिन वो तक मुतासर हुआ। लेकिन कि पीने का पानी जो है ये बुनियादी मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में उन चीजों को आगे रखा है जो हम समझते हैं कि फौरी तौर पे हल करने के लिए बहुत जरूरी है और हमने हमेशा किया भी है। हम अगर रोजगार की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लोगों को रोजगार मिलता भी है। हम अगर खवातीन की खुद बात करते हैं तो हमने करके दिखाया भी है, चाहे मुल्क में पहली वजीर आजम खातून हो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, चाहे जो है पाकिस्तान की खवातीन। देखिए, इसमें हमने सबसे ज्यादा नाज बलोच साहिबा जो जिक्र सुना है ना पानी के मामले का, वो शायद कराची की सियासत में खास तौर पर हमने सुना है कि कराची में पानी की जो अवेलेबिलिटी है खास तौर पर आबादी के लिए वो कितनी आम है और उस पर सियासी जमातें हमारी बात भी करती हैं, लेकिन वो बड़ा वक्फे से बात करती हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई इन मसलों का हल है? और क्या ये आपकी जो करंट पॉलिसीज हैं इलेक्शन के हवाले से, मंशूर के हवाले से, क्या उसके अंदर ये शामिल है? बिल्कुल। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कराची में जब से पीपल्स को मेयरशिप मिली है, आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, पीने के साफ पानी के लिए काम हो रहा है। जो इलीगल हाइड्रेंट्स का जो एक कराची में सिलसिला चलता था, एक बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक, वो ये होता था कि सारा पीने का पानी अगर फैक्ट्रीज ले जाते हैं तो आम आवाम को पीने का पानी नहीं मिलता था। वैसे ही हमारे पास पीने के पानी का मसला है। फिर हमने आरओ प्लांट्स भी लगाए, पूरे सिंध भर में लगाए, थर पार्क देही इलाकों के अंदर हमने आरओ प्लांट्स लगाए। और कराची में आप देख रहे हैं कि जिस तरह तेजी से अभी पानी, पीने के साफ पानी से लेके डेवलपमेंट से लेके सीवेज के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी अवामी मसाइल फर्दियाती लेवल पे हल करने के लिए पीपल्स पार्टी को जब मौका मिला तो हम डिलीवर भी कर रहे हैं। और ये हमारी मंशूर का हिस्सा भी है कि अवाम की बुनियादी सहूलियात जो है उनको मैसर करें, ताकि अवाम में देखिए, आज आप कराची में जाएं तो आज कराची के अंदर आपको खुशहाली नजर आएगी, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। आज यूसी लेवल के ऊपर जो है लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, ये इससे पहले नहीं होता। फिर पहले एक दौर होता था कि चीजें जो है वो सिर्फ किताबों में और कागजी कार्रवाइयों में घोस्ट एम्प्लॉयज का दौरा होता था। आज घोस्ट एम्प्लॉयज की कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में जहां हम दुनिया भर से जाकर मौसमियाती तब्दीली के ऊपर अपना किरदार हैं, वैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने यूसी लेवल्स के ऊपर हम और सूबाई सतह के ऊपर, हर लेवल के ऊपर हम अवाम को ये जो बुनियादी मसाइल हैं इनका हल तलाश करके देंगे और अवाम को ये बुनियादी सहूलत देंगे।
लेकिन आपके ख्याल में ये जो मामलात हैं सियासी जमातों क्या तरजीहात में शामिल, क्या वजह होती है कि सियासतदानों की तरजीहात में आमतौर पर इस तरह की पॉलिसी डिबेट्स या हमारे जो इंतखाबात का जो सीजन होता है या ये पूरी इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो इन इश्यूज की बजाय बड़े कोई रवायती से इश्यूज के गिर्द जो है वो घूमती है? क्या आप समझते हैं कि ये हमारी सियासत का खासा बन गया, और अगर इसको फिर बदला जा सकता है तो किस तरह से बदला जा सकता है? एवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद जो है सूबे खुद मुख्तार हैं, सूबों को वो इख्तियार दिया गया है। फिर उसके बाद जब हमारे पास लोकल बॉडी सिस्टम होता है तो लोकल बॉडी इतना खुद मुख्तार होता है, तो जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होता है, जब निचली सतह तक यूसी लेवल तक आपके पावर्स डिवॉल्व होते हैं, फिर आपको काम जो है वो नजर भी आता है। अगर वहां पे सियासी जमातें एक विलिंगनेस रखती हूँ, पीपल्स पार्टी की एक विलिंगनेस है, हम अवाम को डिलीवर करना चाहते हैं, हमने ये अवाम को जब यकीन दिलाया, तो आप देखिए ना कि जहां पे एक कराची के अंदर 30 साल से तवातुर से पहले आप देखते थे कि क्या होता था, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हर इदारे को आप उठा के देख लें, घोस्ट एम्प्लॉयज की भरमार थी, लोग तनख्वाह काम नहीं करते थे, किताबों में सिर्फ नाम होते थे और आपको ग्राउंड में काम दिखाई नहीं। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए हम कराची के अंदर सफाई का काम तेजी से कर रहे हैं। कराची में देखें कि जो पहले बारिश होती थी, पानी रुक जाता था, दिनों तक रुक जाता था, लोगों के घरों तक आता था। इस दफा जो मेन वाटर की सीवेज की है उनको तब्दील किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। क्योंकि अच्छा आपने कि दूसरी सियासी जमातें जो है वो अवाम से वोट के लिए तो जो है वो दावा बोलती हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो हमने देखा कि आपने नहीं देखा, पीटीआई हो या एमटीएम हो या दूसरी तमाम सियासी जमातें हो, आप अगर डिलीवरी की बात करें तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे पास पावर होता था वहां पे भी हमने किया, और अब हमारे पास पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह मेयर हमारे पीपल्स पार्टी के हैं, तो आप देख रहे हैं कि रोजमर्रा की बुनियाद पे अवाम को अपडेट भी एटलीस्ट आपके जो मेयरशिप है इस दौरान कराची वालों को जो है वो पानी मिलेगा और भरपूर मिलेगा। इंशाल्लाह अवाम को रिलीफ मिलेगा, और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को अपना फोकस भी यही करना चाहिए। अगर अवाम की खिदमत करेंगे तो ही अवाम के सामने जाकर इलेक्शंस में आप कैंपेन ये जो है वोट मांगने का हक भी रखते हैं। अगर अवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो फिर अवाम अपने वोट के जरिए जवाब देती है, हमें तो वोट के जरिए मिला कि इसके हवाले से तो फिर हम जो है वो इलेक्शन के बाद, अब क्योंकि आपने इस पर तफसील से बता दिया, तो इलेक्शन के बाद भी आपसे जो है वो जरूर पूछेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ने सब काम किए या नहीं किए। बहरहाल थैंक यू सो मच, नाज बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थी, और इन मामलात पर बात करना जो है वो बड़ा अहम है। ये हमारे पॉलिसी के मामलात हैं, और ख़ास तौर पर सियासी जमातों की तरजीहात और उनके मंशूर में ये इशूज़ शामिल होने चाहिए। क्या हमारी सियासी जमातों की तरजीहात और मंशूर में ये इशूज़ शामिल हैं या नहीं? और ये जो हम बहुत बड़ी एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज के अंदर जा रहे हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पर और बहुत सारे मामलात पर बात होती है, इन इश्यूज पर भी बात होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज अगले साल के निस्बत सस्ता हो। गुज़िश्ता हज 11,75,000 का था, इस साल 10,75,000 रुपए का होगा। एयर टिकट सस्ता मिला तो उसका फायदा भी हुज्जाज को होगा। टिकट पर रायत हुज्जाज कराम को वापस करेंगे। उन्होंने बताया कि 2024 का हज डिजिटलाइज होगा। हाजियों को एक मोबाइल एप्लीकेशन दी जाएगी, वो गुम नहीं होंगे। नेट खत्म होने की सूरत में भी एप्लीकेशन चलेगी। दौरान हज एक हाजी पाकिस्तान लातादाद कॉल कर सकेगा, उसका हर वक्त राब्ता रहेगा। फिर इसके पास इंटरनेट का भी पैकेज होगा, और मलेशियन खवातीन की तरह पाकिस्तानी खवातीन हुज्जाज को भी कौमी परचम वाला अबाया देंगे। उनका यह कहना था कि हज पॉलिसी पर 3 माह से काम किया है और हम चाहते हैं कि हुज्जाज की दुआएं लें, उनके लिए आसानी हो। वजीर आजम ने रहनुमाई की है, सऊदी हुकूमत ने भी भरपूर ताउन किया है, और उन्होंने ये भी बताया कि डिजिटल ऐप में शिकायत वाला ऑप्शन भी अब उन्होंने रखा है। अगर किसी हाजी को शिकायत हो तो हज एप्लीकेशन से जो है वो बराह रास्त शिकायत दर्ज करा सकेगा। जैसे ही ये शिकायत दर्ज होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। हज पैकेज में नाकिस क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। निगरान वजीर का यह भी कहना था कि
सऊदी हुकूमत ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल कर लिया है। लाहौर समेत दीगर शहरों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने की दरख्वास्त की है। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम फैसला हुआ है कि रवा साल मुख्तसर दौरानिए का हज भी मुतारिफ करवाया गया है। शॉर्ट हज में आजमीन 20 या 21 दिन में हज करके वापस आ सकेंगे। स्पॉन्सर स्कीम में कुरानदाजी नहीं होगी। हाजी अगर मदीना में 8 की बजाय 4 दिन रहना चाहें तो पैकेज मजीद 30 से 35 हजार रुपए कम हो जाएगा। फिर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जो राय थी उसमें मशरूत इजाजत भी होगी खवातीन को हज के लिए जाने की। और ये भी बड़े अहम फैसले हैं क्योंकि पिछले साल जो हुज्जाज कराम पाकिस्तान से हज के लिए गए कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। खास तौर पर हमें यहाँ तक के कोटा भी वापस करना पड़ा सऊदी हुकूमत को, जबकि बहुत सारे लोग यहाँ से हज के लिए जाना चाहते हैं लेकिन महंगाई और दीगर मुश्किलात के बायस से नहीं ट्रैवल कर सके। हुकूमत को इस मामले में आसानी पैदा करनी होगी, सऊदी हुकूमत से ताउन करना होगा। और बहुत सारे लोग क्योंकि ये जिंदगी का एक बड़ा सफर करते हैं, वाहिद सफर शायद वो बैरून मुल्क करते हैं, तो इसलिए उनके लिए रहनुमाई भी बड़ी जरूरी है और उनके लिए हर तरह से आसानी पैदा करना भी बहुत जरूरी है, जो कि हुकूमत का काम है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस साल हुज्जाज के लिए मुश्किलात हज के मौके पर कम होंगी, मजीद आसानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।